जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया और शानदार होंगे। आज है सैटरडे 19 फरवरी। तो दोस्तों आज के दिन तीन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मुझे लगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से, जिसकी हम आज डिस्कशन करेंगे। एक आर्टिकल हमारा रहेगा GS2 से ओरिएंटेड, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक में आ जाता है। अगेन अगला तो तीनों ही आर्टिकल्स आज हमारे GS2 से ओरिएंटेड हैं। टॉपिक्स उसके डिफरेंट डिफरेंट है विद इन द GS2 अगर हम बात करें। दूसरा जो टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल शशि थरूर ने लिखा है, इंडिया नीड्स अ रिफ्यूजी लॉ के बारे। तो ये हिंदू में आए, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। और तीसरा सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो ये तीनों जो हमारे टॉपिक्स हैं, सोशल एम्पावरमेंट, IR, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑन नेशनल इंटरेस्ट, ये तीनों जो टॉपिक्स हैं हमारे GS2 के सिलेबस से पर्टिनेंट है। तो इनकी हम चर्चा करेंगे। तीनों एडिटोरियल्स के एंड में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कमेंट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट में पढ़ता रहता हूं। मैं कल थोड़ा बिजी था, आप रिप्लाई नहीं कर पाया, कमेंट बैक नहीं कर पाया। लेकिन आज जो आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, तो आज के एडिटोरियल्स को पढ़ के आप आज जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उस पर भी कमेंट करना। ओवर द वीकेंड आज और कल में मैं कल वाले और आज वाले दोनों के जो कमेंट्स इन बच्चों ने भेजे उनको मैं रिप्लाई बैक जरूर करूंगा विद द फीडबैक। बहुत अच्छा लगता है। देखिए पता है क्या, अब पता है क्या लग रहा है कि ऐसे आप जैसे कमेंट कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं लगता कि हम वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि हम आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो मजा भी आता है ना, हम आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। पता लग रहा है कि भाई किन बच्चों को क्या समझ आ रहा है, क्या आप इससे लेके जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि ऐसे बातचीत हो रही है। इसको कंटिन्यू रखते हैं, है ना। चलिए तो दोस्तों फिर अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, आर फेट्स आर टाइड टुगेदर, रिटन बाय एंटोनियो गुटेरेस। अब ये सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। नाउ अब देखिए बात यहां पे ये करी जा रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि देखिए हम अभी पैंडेमिक की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें। अब ये ऐसी चीजें हैं जो कि किसी को स्पेयर नहीं करती हैं। यहां पे कोई बॉर्डर नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज से चाहे गरीब देश है चाहे अमीर देश है, इक्वली सभी इंपैक्टेड रहेंगे। पैंडेमिक की बात करें तो ये तो नहीं है कि भाई जो अमीर है उनको वायरस नहीं होगा, कोविड नहीं होगा, और जो गरीब है उन्हीं को कोविड होगा। तो अब यहां पे पिछले 2 सालों से हम ये चीज देख रहे हैं कि जो हमारी किस्मत है, तभी करके इस एडिटोरियल का नाम लिखा है कि आर फेट्स आर टाइड टुगेदर, आर फेट इज टाइड टुगेदर, कि हमारी जो किस्मत है, हम पूरे अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें, 8 बिलियन लोगों की बात करें, कि हमारी जो किस्मत है बंधी हुई है। तो अगर आज किसी देश में कोई बात हो रही है, ड्रॉट की बात करें, साइक्लोन्स की बात करें, फ्लड्स की बात करें, तो कोई दूसरा देश अपने आप को सेफ नहीं फील कर सकते, बिकॉज यू नेवर नो कि इस तरह के इवेंट उनके देश में भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई लोग, देखिए लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, समझदार बहुत हैं। लीडर्स की हम बात करें वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। ब्यूरोक्रेट्स की बात करें देश विदेश में, इंडिया में नहीं और भी बाकी कंट्रीज में भी बहुत पढ़े लिखे हैं। प्रॉब्लम सबको पता है, लेकिन सोल्यूशन को लेके कोई आगे क्यों नहीं आता। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें हम कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज, नेट जीरो, वैक्सीन इक्विटेबिलिटी, ये सब बातें ठीक है। लेकिन आज जब हमको पता है कि मुद्दे क्या हैं, तो हम उन कॉमन प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज जब कर पा रहे हैं, तो कोई सोल्यूशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। सोल्यूशन जो है ना, ये ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से आएगा, किसी एक सिंगल एफर्ट से नहीं आता। ठीक है ना। अभी हम कन्फ्लिक्ट्स की बात करें, डिस्पाइट विजडम, तो आप जैसे हम बात करते हैं अनफेयर एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन की, वैक्सीन नेशनलिज्म की बात करें, यानी कि अमीर देशों ने क्या कहा कि भाई पहले हम अपनी आबादी को टीका लगवा देते हैं, वैक्सीनेट कर देते हैं, बाद में हम देखेंगे कि अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में कितने लोग मर रहे हैं, उनको बाद में वैक्सीनेशन देंगे, पहले हम खुद पहले सेफ हो जाए। तो ये बहुत गलत बात है। वैक्सीन नेशनलिज्म ठीक है, आप करिए अपनी आबादी को भी वैक्सीनेट, बहुत अच्छी बात है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग ह्यूमैनिटी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज। ठीक है, आफ्टर ऑल ये बहुत फेमस कहावत थी पैंडेमिक के टाइम पे, दैट नोबडी इज सेफ टिल द टाइम एवरीवन इज सेफ। ठीक है, हम क्लाइमेट क्राइसिस की बात करें तो गरीब देश के, जो अमीर देश हैं, उनका ये कहना है कि भाई चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बढ़ानी चाहिए, ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है। अब ठीक है, लेकिन आप सब ने, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो आपने भी कितने सारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न करे ना इतने सालों से, आपने अपना डेवलपमेंटल लेवल अचीव करा। अब हम ये बोलें कि जो हमारे डेवलपिंग देश हैं कि भी हम भी पहले डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद हम ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, तो वो बात भी सही नहीं है। तो अगेन यहां पे हमको रिस्पॉन्ड करना है क्लाइमेट क्राइसिस को, डेवलप्ड देशों को, डेवलपिंग देशों को, दोनों को मिलकर करना है, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। फर्क है ना रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में। अब वो जो रिस्पॉन्ड है, क्या वो एडिक्वेट है? क्या जो कमिटमेंट है, जो अमीर देश बताते हैं कि भी हम हर साल $100 बिलियन की कंट्रीब्यूशन करेंगे गरीब देशों को, क्या वो इस कमिटमेंट से मीट कर पा रहे हैं? क्या वो इस दिए गए टारगेट को फुलफिल कर पा रहे हैं? शायद नहीं कर पा रहे हैं ना। डायग्नोसिस, भाई आपको पता है बीमारी क्या है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट, अब आपको पता है कि जी आपको खांसी है, जुकाम है, ठीक है, या कोई भी आपको ऐसी बीमारी हो, लेकिन अगर आप उसकी दवाई नहीं लेंगे, अगर आप जाके डॉक्टर को नहीं मिल के आएंगे, तो आप बीमारी पड़े रहेंगे। तो बीमारी है तो उसका हल भी होगा।
नाउ अब यहां पे बात आती है कि आप क्या ग्लोबल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट को। नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना कोई बुरी बात नहीं है, हम अपनी बात करें, हम सॉवरेन हैं, ठीक है भाई। हमारा जो अगर हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी में हो, चाहे वो डोमेस्टिक डिसीजन मेकिंग हो, तो उसमें हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को तो सेफगार्ड करेंगे। लेकिन अब अगर हम ग्लोबल इंटरेस्ट को इग्नोर कर दें तो क्या वो सही रहेगा? डिस्पाइट गुड इंटेंशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स कैन बी हाईजैक्ड बाय डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, तो ये कोई सरहद को तो स्पेयर नहीं करता कि भी कि रात को 10 बजे के बाद जो कोरोना वायरस है वो सिर्फ इंडिया में रहेगा, फिर सुबह के 5 बजे के बाद वो जापान को चले जाएगा, ठीक है, उसके बाद दोपहर को 12 बजे वो किसी और कंट्री में चले जाएगा, और ये किसी रंग, जाति, रिलीजन को तो नहीं स्पेयर करता। अब जब हमको पता है कि भाई ये वायरस बहुत डेडली है, बहुत लीथल है, और जब तक सारे सेफ नहीं तब तक कोई भी सेफ नहीं है, तो ये वैक्सीन नेशनलिज्म का मुद्दा उठा ही क्यों कि भाई पहले अपने लोगों को हम वैक्सीनेट कर लें, बाद में दूसरों को देखेंगे, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंगली जहां पे सरकारों को, खास करके जो अमीर देश हैं, उनको ये चाहिए था कि कैसे वो गरीबों की मदद कर सके, गरीब देशों की मदद कर सके। अब क्वाड की बात करें तो क्वाड में तो बहुत बड़ी बात करी गई है कि जी हम 1 बिलियन वैक्सीन देंगे इंडो पैसिफिक कंट्रीज को बाय 2022। तो आ गया 2022, चलो आप दीजिए 1 बिलियन दीजिए, लेकिन ये कमिटमेंट्स पहले भी की जा सकती थी, ठीक है। खास करके जिनके जेब में पैसे हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, कि अगर आपने 10 टीके अपने शहर में लोगों को लगवाने हैं, तो अगर आप 5 टीके कहीं और भी भेज देंगे तो कोई बुरी बात तो नहीं रहेगी। वीक ग्लोबल गवर्नेंस की यहां पे बात हो रही है दोस्तों। ग्लोबल गवर्नेंस की अगर हम बात करें, चाहे हम WHO की बात करें, चाहे हम IMF की बात करें, और चाहे ये तो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो तो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, ये तो UNSC को भी कह रहे हैं कि UNSC इज ऑल्सो पैरालाइज्ड। तो ग्लोबल गवर्नेंस को स्ट्रांग होने की जरूरत है। स्ट्रांग जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं, जो स्ट्रांग ग्लोबल कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो रिक्वायर्ड रहती है इस तरह के ग्रेव क्राइसिस के टाइम को डील करने के लिए। तो WHO की बात करें, ये कह रहे हैं कि WHO इज नोवेयर नियर व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट एज फार एज रिस्पॉन्डिंग टू द ग्लोबल पैंडेमिक इज कंसर्न्ड, ठीक है। अब अक्सर ये भी न्यूज में माना जाता था, न्यूज में काफी आ रहा था कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज गोइंग वेरी सॉफ्ट ऑन चाइना, ठीक है, चाइना के खिलाफ ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा WHO। चलो ये सब बात आ जाती है। फिर IMF की बात करें, UNSC की बात करें, तो रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब बात यह कि रिफॉर्म्स कब आएंगे, ठीक है। अब बात वही है कि प्रॉब्लम्स के बारे हम हर प्रॉब्लम्स क्या है वो हम 10 प्रॉब्लम्स यहां पे बैठ के गिना सकते हैं, लेकिन सोल्यूशंस क्या है। नाउ यहां पे बात करी गई है कि दैट वी नीड टू एक्ट टुगेदर इन द नेशनल एंड ग्लोबल सेल्फ इंटरेस्ट। अपना सेल्फ इंटरेस्ट तो है ही जरूरी, नेशनल इंटरेस्ट तो जरूरी है ही है, लेकिन हमको ग्लोबल इंटरेस्ट भी देखना है, ठीक है। दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट क्रिटिकल पब्लिक गुड्स लाइक पब्लिक हेल्थ, और हम ये इंश्योर कर पाएंगे अगर हम ग्लोबल इंटरेस्ट में एक्ट करें कि ये जो जगह है जहां पे हम रह रहे हैं, जिस प्लैनेट में, ये जगह हैबिटेबल हो सकती है। वी कैन इंश्योर लिवेबल क्लाइमेट वेयर वी लिविंग। नाउ टू सम इट अप, कंक्लूजन की बात करें, यहां पे डेस्परेटली वर्ड मेंशन है, दुनिया को डेस्परेटली जरूरत है और इफेक्टिव और डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स की। पैंडेमिक ने ये बात सबको सिखा दी है कि हम सबकी किस्मत जुड़ी हुई है। ग्लोबलाइजेशन के एरा में तो हम रह ही रहे हैं, चलो ठीक है, इकोनॉमीज तो इंटीग्रेटेड है, लेकिन हमारी किस्मत भी इंटीग्रेटेड है। जो बहुत गरीब देश हैं, जो वालरेबल पीपल हैं, वालरेबल रीजन्स हैं, खास करके हम ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करें, वो बहुत ज़्यादा प्रोन है। क्लाइमेट क्राइसिस की बात करें, पैंडेमिक की बात करें, तो इस करके बहुत ज़रूरी है कि उन देशों को जितनी सहायता हो सकती है, खास करके अमीर देश, वो पहुंचा सके। जो मुसीबतें इंसान द्वारा पैदा करी गई हैं, उन मुसीबतों का हल इंसानियत ही कर सकती है। बहुत अच्छी मेरे को लाइन लगी है वाली, इसको मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ह्यूमैनिटी कैन बी सॉल्व्ड बाय ह्यूमैनिटी। तो हमको जरूरत है कि हम ह्यूमन डिग्निटी को और मर्यादा को और डिसेंसी को रिस्टोर करें, ताकि हम लोगों की चिंताओं को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बाय स्ट्रॉन्ग ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज्म्स। क्वेश्चन क्या बनता है, ग्लोबल गवर्नेंस इज फेलिंग एट प्रिसाइसली द मोमेंट व्हेन द वर्ल्ड शुड बी कमिंग टुगेदर टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो आप इसको कमेंट करिए 250 शब्दों में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल के टुवर्ड्स। नाउ शशि थरूर ने एडिटोरियल लिखा है, इंडिया नीड्स अ रिफ्यूजी एंड असाइलम लॉ। तो शशि थरूर वैसे देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, बहुत, थोड़ा उनकी इंग्लिश भी फेमस है कि भाई वो बहुत हाई फाई इंग्लिश यूज करते हैं, लेकिन बात उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है इस आर्टिकल में। उन्होंने अपने व्यूज दिए, उन्होंने एक प्रपोजल रखा है सामने। देखिए उन्होंने ना भाई जो पीछे लोकसभा का सेशन हुआ था विंटर सेशन में, उन्होंने अभी सॉरी जो अभी बजट सेशन चल रहा है, उन्होंने अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल सामने रखा है। प्राइवेट मेंबर बिल किसके ऊपर रखा है, रिफ्यूजी और असाइलम लॉ के ऊपर। अब ये जो बिल है, दिस लेज डाउन द कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया व्हिच रिकॉग्नाइजेस द असाइलम सीकर्स एंड रिफ्यूजीज। तो जो भी स्पेसिफिक राइट्स और ड्यूटीज होने चाहिए एज फार एज रिफ्यूजीज इज कंसर्न, वो बातें यहां पे लिखी गई हैं। अब यहां पे एक और बात आती है, रीफाउलमेंट, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफाउलमेंट की। अब रीफाउलमेंट क्या होता है, रीफाउलमेंट अगर लेमैन टर्म में समझें तो अगर मान लीजिए मैं रिफ्यूजी हूं, मान लीजिए मैं म्यांमार से आया हूं, इंडिया में आया हूं,
और मैं वहां पे बहुत परसिक्यूशन फेस कर रहा हूं म्यांमार की मिलिट्री से, म्यांमार की सरकार से, जिससे भी, और मैं यहां पे आया हूं, लेट्स से मैं रोहिंग्या हूं, तो अगर मैं यहां पे आके शेल्टर ले रहा हूं, पनाह ले रहा हूं, तो इंडिया मेरे को फोर्सफुली नहीं कह सकती कि भाई तू वापस भाग, तू वापस म्यांमार में जा। तो यानी कि रीफाउलमेंट मींस कि भाई आप थोड़ी इंसानियत दिखाइए। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफाउलमेंट मींस कि आप धक्के से, फोर्सफुली किसी को, खास करके उस आदमी को, उस कम्युनिटी को जो कि बहुत अट्रॉसिटीज या परसिक्यूशंस है कि आए आपके देश में, उनको आप वापस भगा नहीं सकते हैं। तो दिस स्टेट्स दैट नो कंट्री शुड सेंड अ पर्सन टू अ प्लेस जहां पे ही और शी मे और इज फेसिंग परसिक्यूशन। अब रीसेंट एग्जांपल्स की हम बात करें तो अगर हम देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेल्ड to Myanmar 2 batches of Rohingya refugees in the face of a grave risk of prosecution in the country. उसके बाद अगर हम बात करें, government attempted to do the same with the Chakmas in Arunachal Pradesh and Myanmaris in Mizoram. अब देखिए हमारे बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार की बात करें, तो बहुत सारी ऐसे एथनिक कम्युनिटीज हैं जिनके जो एथनिक टाइज हैं विद द पीपल लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट बहुत सिमिलर है। अगर हम चकमास की बात करें, चकमास कौन है? चकमास आर एथनिक पीपल हु लिव्ड इन चट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स इन बांग्लादेश, और ये प्रेडोमिनेंटली बुद्धिस्ट है। तो काफी सारे जो इस ट्राइब के लोग हैं वो अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं। ठीक है, अब चलो ये तो चकमास की बात करी हमने, रोहिंग्यास की बात करी। अगर हम अफगान स्टूडेंट्स की भी बात करें, देखिए अब अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी चल रही है, खास करके जब से तालिबान ने टेक ओवर करा है, और तब से बहुत सारे अफगानिस्तान के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इंडिया में भी फंसे हुए हैं, उनका वीजा रिन्यू नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं। तो अगेन यहां पे ये बात आ रही है कि हम बेशक हम सिग्नेटरी नहीं है टू द रिफ्यूजी कन्वेंशन, वी आर नॉट द सिग्नेटरी टू द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, बट हम जो प्रिंसिपल्स हैं नॉन रिफाउलमेंट के, वो अपहोल्ड क्यों नहीं कर सकते हैं? यहां पे पॉलिटिकल कॉन्टूर क्यों आ जाता है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि बांग्लादेशी जो हैं वो टर्माइट्स हैं, उनको भगा दो, ठीक है, उनको गोली मारो। अब ये सीए बिल को लेके भी बहुत प्रोटेस्ट चले थे। तो हमारा देखिए, हम वी कॉल आवरसेल्फ एज द लैंड ऑफ लॉर्ड राम, गांधी, अकबर, अशोका। तो इतनी जो हम मर्यादा की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, जो हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो वो बातें यहां पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती हैं? अब बात आता है कि रिफ्यूजी है कौन। ठीक है, इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ रिफ्यूजी क्या है? वो इंसान हु हैज फ्लेड हिज होम, हिज और हर होम, एंड क्रॉस्ड एन इंटरनेशनल बॉर्डर। वाई? बिकॉज उस इंसान को खतरा है ऑफ परसिक्यूशन उनकी होम कंट्री में, तो चाहे बांग्लादेश में हो, म्यांमार में हो, श्रीलंका में हो, अफगानिस्तान में हो, किसी भी देश में हो, ठीक है, सीरिया में हो। तो अगर वहां पे उसको लग रहा है कि भी मेरी जान को खतरा है, कि मेरी फैमिली को, मेरी जान को खतरा है, कि या मैं एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं माइनॉरिटी में हूं, और मेरे को यहाँ पे जो मेजॉरिटी सरकार है, जो मेजॉरिटी कोई भी हो, सरकार हो, मिलिट्री गवर्नमेंट हो, कि वो मेरे को परसिक्यूट कर सकती, तो उस खतरे में आके, उस फियर में आके अगर वो कहीं भाग रहा है, तो ठीक है भाई, वो रिफ्यूजी है। नाउ लेकिन क्या पीपल जो बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं फॉर इकोनॉमिक बेटरमेंट, ठीक है, कि भाई हमको अच्छी रोजगार वहां पे मिल सकती है, लेट्स से कि कुछ लोग बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं कि भी वहां पे ज्यादा जॉब्स मिल सकती हैं, वहां पे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, 2 वक्त की रोजी रोटी कमा लेंगे, ठीक है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे देंगे। या वो लोग जो कि किसी बहुत डिक्टेटोरियल रजीम में रह रहे हैं, ठीक है, कल को मान लीजिए कि सूडान की बात करें, साउथ सूडान की बात करें, वहां से लोग वापस यहाँ पे इंडिया में आना शुरू कर देंगे, जी वहां पे सिविल अनरेस्ट काफी है, मिलिट्री का बहुत वहां पे डिक्टेटरशिप है। या फॉर एग्जांपल हम बात करें इन्वायरमेंटल डिजास्टर, ठीक है भाई, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे कोई ऐसा, कोई बहुत एग्जाम्पल की बात करें, कोई ऐसा बहुत ही मेजर, कोई ऐसा डेवेस्टेटिंग इवेंट हो गया, ठीक है, वहां पे पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, या फ्लड आ गया, तो वो किसी और कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है भाई, हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, गर्मी बहुत है या पानी बहुत है, व्हाटएवर इट इज। तो ये जो रेफ्यूजीज इन सब कारणों के कारण किसी और कंट्री में शेल्टर लेने जाते हैं, दे डू नॉट क्वालिफाई एज रेफ्यूजीज। अगर ये बिल अप्रूव किया जाता है, जो शशि थरूर ने जो प्रपोजल सामने रखा है, देन राइट टू सीक असाइलम इन इंडिया वुड बी अवेलेबल टू ऑल फॉरेनर्स, चाहे वो जिस मर्जी देश के हों, सीरिया के हों, लेबनान के हों, किसी मर्जी देश के हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन और एथनिसिटी। और इस बिल में बात करी गई है नेशनल कमीशन फॉर असाइलम की। दिस वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिसीव एंड डिसाइड ऑल सच एप्लीकेशंस, इररिस्पेक्टिव कि कौन सी उसकी नेशनैलिटी है, रेस है, रिलीजन एटसेट्रा। अब इंडिया एंड रिफ्यूजी कन्वेंशन की अगर हम बात करें, देखिए इंडिया has been very generous to several persecuted communities over the last 75 years, even though we are neither a signatory to the 1951 UN Refugee Convention nor do we have any domestic asylum framework. तो फ्रेंड्स, सिंस टाइम इमेमोरियल, देखिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, हमने ना एक वो वर्ड पढ़ा है, अमालगमेशन ऑफ कल्चर्स की बात करते हैं, यानी कि कितने लोग यहाँ पे आए, ठीक है, कितने लोग यहाँ पे सेंट्रल एशिया से बात करें, ग्रीस से बात करें, ठीक है, कितने लोग यहाँ पे आए, घुले मिले हमारे कल्चर के साथ, हमने उनका कल्चर एक्सेप्ट किया। तो ये जो अमालगमेशन ऑफ कल्चर्स है, मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स है, ये तो एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो चाहे ज़ोरास्ट्रियंस थे,
ठीक है, चाहे वो टिबेटन्स हों, चाहे वो बांग्लादेशीज हों, चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हों, तो ये सब हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के हमारे कल्चर को, हमारी परंपराओं को अपनाते हैं, हम भी इनकी परंपराओं को अपनाते हैं, तभी तो हम कहते हैं ना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाली बात कहते हैं। अब अगर हम बात कर ही रहे रिफ्यूजी कन्वेंशन की, तो जो दिवाली का हम अवसर मनाते हैं, तो भगवान राम 14 साल का वनवास काट के आए थे, तो वो भी आज रिफ्यूजी ही रह रहे थे ना जंगलों में, तो वो दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है? होम कमिंग ऑफ रिफ्यूजीज आफ्टर 14 years of exile, तो डोंट वी सेलिब्रेट दिवाली? Now, this demonstrate how important the concept of home and the homeland is to India. तो हम इतना ज्यादा सख्त अप्रोच क्यों अपना रहे हैं, especially towards refugees? Why don't we have a law which can ensure asylum और proper protection? खास करके जो persecuted लोग हैं, जो वहां पे, अब देखिए, जो अगर कहीं से मार खा के आ रहे हैं, अगर उनके फैमिलीज के ऊपर बहुत अट्रॉसिटीज हो रही है, परसिक्यूशन हो रहा है उनके ऊपर, तो अगर वो यहाँ पे आके शेल्टर लेते हैं, तो इतनी तो हमारे में ह्यूमैनिटी है ना कि हम उनको जगह दे सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। नो यूनिफॉर्म लॉ, अभी हमारे पास ना बहुत सारे लॉज का मिक्सचर है, तो ऐसा कोई कंक्रीट लॉ नहीं है जहां पे हम कह सकते हैं रिफ्यूजीज को प्रोटेक्शन मिलती है। नाउ ऑल ऑफ दिस लॉज, दिस क्लब्स ऑल द फॉरेन इंडिविजुअल्स टुगेदर एज एलियंस। तो फॉर एग्जांपल कैसे लॉज हैं? फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, पासपोर्ट्स एक्ट 1967, और भी ऐसे बहुत लॉज हैं। अब इनके हिसाब से जो फॉरेनर्स हैं वो एलियंस हैं, पता नहीं कि भाई वो अनटचेबल्स हैं। नाउ इंडिया हैज नीदर सब्सक्राइब टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन द टॉपिक, नॉर इंडिया ने कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क सेटअप किया है। अब जो प्रॉब्लम्स रहती हैं रिफ्यूजीज के साथ, वो बहुत एक टेम्पररी और एक बहुत एड हॉक मैनर में डील की जाती हैं, और लाइक अदर फॉरेनर्स दे ऑलवेज फेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डिपोर्टेड। तो जो रिफ्यूजी प्रोटेक्शन है वो सिर्फ असाइलम्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये बात शशि थरूर कह रहे हैं। रिफ्यूजी प्रोटेक्शन में दोस्तों, रिफ्यूजीज जो हैं वो एक्सेस टू बेसिक पब्लिक सर्विस ले सके, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, ये सब सर्विसेज भी उनको मिल सके। तो ये एम्बिट जो है प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजीज का, वो थोड़ा बढ़ाने की बात करी गई है अंडर दिस प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस बाय शशि थरूर। अब क्या ये एक मौका है एक डीपर इंट्रोस्पेक्शन का, यहां पे हमको गौर करने का? देखिए, अब यहां पे हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करते हैं, तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था दैट देखिए जो स्टेट है ना, दिस हैज टू प्रोटेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स, चाहे उनकी जो भी नेशनैलिटी है, जो भी उनका धर्म है, जो भी उनका रेस है, जो भी उनका स्किन कलर है, जो भी उनका जेंडर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी। ये अब हमने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल्स 14, 20, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ओनली इंडियन सिटीजंस। ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, 20, 21, ये आर्टिकल्स जो हैं, ये दिस विल बी एंजॉयड बाय द फॉरेनर्स आल्सो, बाय एनी पर्सन लिविंग, बाय एनी ह्यूमन बीइंग लिविंग इन इंडिया, इररिस्पेक्टिव वो इंडियन है कि नहीं है। इसी प्रमाइस में इससे 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फोर्सिबल एविक्शन हो रहा था, फोर्सिबली जो चकमा रिफ्यूजीज को निकाला जा रहा था अरुणाचल प्रदेश से, चकमा रिफ्यूजीज जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो एथनिसिटी है, सो दे बिलोंग टू बांग्लादेश, द चिटागोंग हिल ट्राइब्स, एंड दे आर बुद्धिस्ट। नाउ जो चकमा रिफ्यूजीज जिनकी एथनिसिटी सेम है विद द पीपल ऑफ अरुणाचल, तो जो चकमा रिफ्यूजीज जिन्होंने एंटर किया था अरुणाचल में 1995 में, तो अरुणाचल की सरकार उनको फोर्सिबली बाहर निकाल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी काफी क्रिटिसाइज किया था कि ये नहीं होना चाहिए। इन अ कंट्री, आयरॉनिकली अ कंट्री विद प्राउड ट्रेडिशंस, गांधी, अकबर, अशोका, भगवान राम की हम बात करते हैं, एंड नोबल प्रैक्टिसेस, we remain legally neither committed to nor obliged to do anything for the welfare of the refugees. तो क्या कंक्लूजन निकलता है? टू सम इट अप, जो प्रॉब्लम्स है रिफ्यूजीज की वो दुनिया भर में है, वर्ल्ड वाइड है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या डिमांड करती हैं? अगेन ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल सॉलिडारिटी। इंडिया एज अ पिलर ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, ठीक है? तो ये मौका है हमारे पास कि कैसे अभी बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अभी हम मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं। चलो हम इतने ताकतवर नहीं होंगे जितना अमेरिका है, जितना चाइना है, तो बेसिकली हम बेशक हम बायपोलर कॉन्टेस्ट में नहीं कहीं क्वालिफाई करते होंगे, लेकिन हमको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आफ्टर ऑल हम अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज की बात करें, कल्चरल वैल्यूज की बात करें, उसको मद्देनजर रखते हैं हमको बहुत जरूरी है कि हम रिफ्यूजीज की प्रोटेक्शन को लेकर कोई ना कोई कानून जरूर बनाए। वी शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स अ गुड इंटरनेशनल सिटीजन, ग्लोबल सिटीजन की बात हो रही है। अब अगर इकोनॉमीज ग्लोबलाइज्ड हैं, तो सिटीजन भी ग्लोबलाइज क्यों ना हो? हम ग्लोबल सिटीजन की बात करें, दैट वी शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स अ गुड इंटरनेशनल सिटीजन इन एन एवर क्लोजिंग नेट ऑफ अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। चलिए, अब क्वेश्चन क्या बनता है? इंडिया ought to be a natural leader on the question of refugee rights on the world stage. क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो 250 शब्दों में लिखिए, नहीं है तो भी 250 शब्दों में लिखिए। YouTube पे 150 शब्दों में भी लिख सकते हैं, 100 शब्दों में भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देना कि शॉर्ट आंसर, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आप थोड़ा इलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा क्रिस्पी लिख रहे हैं, तो मेरे को उसका आइडिया हो जाएगा। चलिए, अगला एडिटोरियल, लास्ट एडिटोरियल आज का, रॉन्ग सोल्यूशन। देखिए, अब ये किस कंटेक्स्ट में है? अभी हमने बात करी थी जो हरियाणा का जो लोकल रिजर्वेशन एक्ट है, जहां पे
75% रिजर्वेशन रखी गई है फॉर द लोकल कैंडिडेट्स, खास करके प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि भाई हरियाणा की सरकार कह रही है कि हमारे लड़कों को आप हायर करिए, 75% रिजर्वेशन हरियाणा के लड़कों को दिए, चाहे वो जिस मर्जी कैटेगरी के हो, जनरल, SC ST OBC व्हाटएवर कैटेगरी इज, खास करके उन एम्प्लॉयज को जिनको बड़ी बड़ी कंपनीज 30,000 तक की तनख्वाह देती है पर मंथ। अब ठीक है, अभी पैंडेमिक आ गया, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो ठीक है, लेकिन और तरीके भी हो सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने का। अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि अब कोई बच्चा है जिसने अपनी इंजीनियरिंग बैंगलोर से करी है या भुवनेश्वर से करी है या किसी और कॉलेज से करी है, यूपी से, MP से, तो अगर उसकी प्लेसमेंट हो रही है गुड़गांव में या किसी भी ऐसे कोई भी ऐसी खास करके गुड़गांव में, बिकॉज हरियाणा में मोस्टली जो कंपनीज है वो गुरुग्राम में है, तो अब वो वहां पे नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे 75% कोटा तो लोकल्स को दे दिया गया है। अब क्या हुआ है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। ठीक, इससे पहले ये मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पे गया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या किया था, इस पर्टिकुलर मुद्दे को स्टे लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो स्टे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई है, कोई कारण तो दिया नहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कि स्टे क्यों लगाई है। क्योंकि अगर आपने किसी सरकारी प्रस्ताव के ऊपर स्टे लगाना होता है, स्टे ऑर्डर लगाना होता है, तो आपको ये जस्टिफाई करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जस्टिफाई नहीं किया कि भाई कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात थी या ये जो लेजिस्लेशन थी वॉज इट सफरिंग फ्रॉम एनी ग्लेयरिंग इलीगैलिटी। तो अगर ऐसी बात थी तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को स्टेट करनी जरूरी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट अब 4 हफ्ते का टाइम दे रही है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को, जो आपने, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर लगाया था उसको सेट असाइड कर दिया और अब 4 हफ्ते का टाइम दिए कि बताइए कि जो कानून हरियाणा की सरकार ने बनाया है क्या ये वैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो भी आपने टिप्पणी देनी है आपको 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है। तो ये तो थोड़ी लीगल यहां पे बात आ गई। अब बात यह आती है कि हरियाणा के जो कानून है क्या ये बाकी स्टेट्स के लिए भी एग्जांपल सेट कर रहा है, तो सेटिंग अ प्रीसिडेंट फॉर अदर स्टेट्स। आंध्र प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, तमिलनाडु की बात करें। अब तमिलनाडु जो रूलिंग पार्टी है DMK इन तमिलनाडु, उन्होंने तो 75% रिजर्वेशन अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पिछले साल का था, इलेक्शन जीतने से पहले की बात है। तो क्या आप कल को पंजाब हो, कल को और स्टेट्स हो, कल को हर एक स्टेट बोलेगी जी हम 75% जो डोमिसाइल कोटे को देंगे, मतलब कि जो यहाँ के लड़के हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो भी, कि उन्हीं को यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो क्या ये बात सही है? ठीक है भाई, पैंडेमिक आ गया, इंप्लॉयमेंट सिचुएशन अभी उतनी नहीं है, अभी प्री पैंडेमिक रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन और भी तरीके हैं ना जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं जॉब क्रिएशन को लेके। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। अब डिस्क्रिमिनेशन ऑन डोमिसाइल की बात हो रही है। देखिए संविधान में तो अलाउड है कि सरकार अगर चाहे तो सरकारी पोस्ट के लिए, सरकारी नौकरी के लिए कुछ रेजिडेंशियल क्राइटेरिया रख सकती है जहां पे डोमिसाइल की बात आती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जहां पे प्राइवेट सेक्टर किसी पर्टिकुलर डोमिसाइल को फेवर करे। ठीक है, हरियाणा की केस की बात करें ना, दिस लॉ कवर्स कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स। ना अब इंडस्ट्री जो है, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, देखिए पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर, अब कोई कंपनी ने कहीं कोई अपना प्लांट लगाना है, इन्वेस्ट करना है, कोई कोई भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बनानी है, तो वैसे आपको पता है कि भारत में कारोबार करना, बिजनेस करना कोई आसान काम तो नहीं है। कितनी फाइलें अक्सर आपको निकलना पड़ता है, कितनी आपको फाइलें साइन करवानी पड़ती हैं। अब कल को आपको आपके स्टेट में कंपनीज आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही, तो कल को अब उनको लगेगा कि भी मेरे को टैलेंट अगर बैंगलोर से मिल रहा है, या मेरे को टैलेंट उड़ीसा से मिल रहा है, या मेरे को टैलेंट असम से मिल रहा है, मेरे को नहीं चाहिए टैलेंट वहां का, तो जो टैलेंट चाहिए मेरे को हरियाणा के बच्चों का वो मेरे को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये कहूं कि मैं 75% बच्चों को वहां पर रिक्रूट करूं तो वो पॉसिबल नहीं है। नाउ दिस विल हैम्पर द इन्वेस्टर सेंटिमेंट, स्पेशली ऑफ दीज बिग कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हु आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, स्पेशली इन गुरुग्राम। कंक्लूजन क्या निकलता है? Now, from an individual point of view, ये जो कानून है, this impinges, violates upon 3 things। कि भाई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि अगर कोई बच्चा है कहीं और रहता है, किसी और स्टेट में रहता है, तो वो नहीं आ सकता हरियाणा में नौकरी करने के लिए, तो ये तो आर्टिकल 19 का वायलेशन हुआ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, या राइट टू रिजाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, या राइट टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, क्योंकि वो डोमिसाइल वाला वहां पे क्राइटेरिया लगा दिया कि 75% जो बच्चे वो यहीं से रिक्रूट होंगे, बाहर का कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ठीक है, हम जैसे जैसे हमारी अर्बनाइजेशन हो रही है, जैसे जैसे लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है कि हम शहरों में जाना चाहते हैं, नॉन फार्म जॉब्स करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि सरकारों को वो एस्पिरेशंस का मीट करने के इनोवेटिव तरीके ढूंढने चाहिए। सर्टेनली आई डोंट थिंक सो कि ये कानून बना के ये कोई इनोवेटिव तरीका है जहां पे हम इस प्रॉब्लम का कोई रेजोल्यूशन कर सकते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए हम ऐसा कोई डोमिसाइल वाला कोटा बना दें। चलिए, क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल: Does merely providing reservations address the widespread disparities between urban and rural areas? In context of the Haryana Reservation Act extending to the private sector, critically evaluate करिए इसको 250 शब्दों में। तो ये थे आज के 3 एडिटोरियल। तो जाने से पहले दोस्तों, जैसे आपको मैंने कल भी बताया था कि हमारा 24 डेज यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, विच इज कंडक्टेड बाय कंवल सर। इसका जो नया बैच है ये 21
फेब से शुरू होने वाला है, ठीक है, तो कुछ ही दिन रह गए हैं। तो इस प्रोग्राम की अगर मैं कुछ खास बात करूं तो इसमें लाइव मॉडल आंसर डिस्कशन रहेगा। इसमें जो आप आंसर्स लिखेंगे इसको विद इन 2 डेज, विद इन 48 आवर्स इवैल्यूएट करके मार्क्स देके फीडबैक देके आपको दिए जाएंगे वापस। इसमें आपको सबसे अच्छी बात है पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है बाय कंवल सर, और इसमें रियल टाइम 24/7 टेलीग्राम सपोर्ट भी है, जिसमें आप कभी भी चाहें कंवल सर को रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी बात हो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और आपको बहुत एफिशिएंट फीडबैक मैकेनिज्म भी यहां पे मिलेगा। ठीक है, इसकी कीमत क्या है? सिर्फ 3000 रुपए, तो ज्यादा कोई महंगा कोर्स भी नहीं है ये। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो जाके इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या वेबसाइट पे जाके विजिट करके भी इसके बारे और इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे फिर हम मंडे को और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।